नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि जो 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास धमाके हुए वो सिर्फ ब्लास्ट नहीं थे, वो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का छोटा सा हिस्सा थे। सोचिए, जिस दिन ये ब्लास्ट हुए उसी दिन फरीदाबाद में 2900 किलो एक्सप्लोजिव्स मिले और इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि 200 पावरफुल आईडीज बनाने की प्लानिंग थी, सिर्फ दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद को टारगेट करने के लिए। 200। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो सोचिए कितनी तबाही होती। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। ये शुरुआत थी एक ऐसे नेटवर्क की जो पाकिस्तान से टर्की तक और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, जहां डॉक्टर्स टेररिस्ट बन गए, जहां इंक्रिप्टेड एप्स पे बॉम्ब मेकिंग की वीडियो शेयर हो रही थी और जहां डिजिटल पेमेंट सिस्टम से टेरर फंडिंग हुई। 10 नवंबर की सुबह जब एक व्हाइट हुंडई i20 रेडफोर्ट के पास फटी तो 15 लोगों की जान चली गई और 32 से ज्यादा लोग घायल हुए। पहले तो ये इंसिडेंट ऐसा लगता था कि जैसे एक्सीडेंट है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर सामने आई। ये सुसाइड कार बॉम्बिंग थी और जो शख्स इस कार को चला रहा था वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक डॉक्टर था, डॉक्टर उमर उन नबी। एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो अल फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में पढ़ाता था। हाँ दोस्तों, पढ़ाता था, आपने सही सुना। एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने के लिए ट्रेन था, वो लोगों को मारने के लिए सुसाइड बॉम्बर बन गया। लेकिन सवाल यह है कि एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को इतना रेडिकलाइज किसने किया और कहां से हुई इस कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत। अब पहले समझते हैं कि ये शुरुआत इसकी कैसे होती है, इस इंटरनेशनल कहानी की जो पाकिस्तान और टर्की तक जाती है। इन्वेस्टिगेशंस में पता चलता है कि 2022 में डॉक्टर उन नबी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर मुजफ्फर, ये जो तीन थे, ये तीनों टर्की गए थे। ऑफिशियली उन्होंने कहा था कि एक एकेडमिक ट्रिप है, लेकिन प्रोसिक्यूटर सब कह रहे हैं कि ये कोई एकेडमिक विजिट नहीं थी, ये स्ट्राइक प्लानिंग का हिस्सा थी। टर्की में ये तीनों डॉक्टर्स लगभग 20 दिन तक रुके और दोस्तों यहाँ पे सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उनका ओरिजिनल प्लान था अपने पाकिस्तानी बेस्ड हैंडलर, जिसका कोड नेम या नाम बताया जा रहा है उकासा, उससे मिलना, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऑपरेट करता है। लेकिन ये मीटिंग हो नहीं पाई, तो उकासा ने उन्हें एक सीरियन टेररिस्ट ऑपरेटिव से मिलने को बोला, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव था उकासा का। आपने सही सुना, एक सीरियन टेरर ऑपरेटिव। और ये कोई और नहीं, ये वही फैजल है जो बैंगलोर से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था और 2012 में गायब हो गया था, जब उसका नाम टेरर प्लॉट पे निकला था। अब वो सीरिया टर्की बॉर्डर पे बेस्ड है और पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स के लिए हैंडलर का काम करता है। फैजल की आइडेंटिटी एनआईए ने रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एस्टेब्लिश की थी, जहां उन्होंने उसका नाम एब्सकॉन्डिंग एक्यूज्ड के रूप में बताया। तो दोस्तों, ये नेटवर्क सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, ये सीरिया, टर्की, अफगानिस्तान, पूरा इंटरनेशनल वेब बना हुआ है। लेकिन टर्की कनेक्शन यहीं खत्म नहीं होता। इन्वेस्टिगेशंस में एक और हैंडलर का नाम निकला है, जिसको अभी मैंने बताया, जिसका सिडोनियन था उकासा। ये टर्की बेस्ड हैंडलर था जो पूरा दिल्ली ब्लास्ट मॉड्यूल को कोऑर्डिनेट कर रहा था। उकासा ने ही डॉक्टर उमर उन नबी को डायरेक्ट किया था और पूरी प्लानिंग में इन्वॉल्व किया था। इंटेलिजेंस सोर्सेस का कहना है कि टर्की विजिट के बाद ये मॉड्यूल एक्सपेंड हुआ और जो एक्टिविटीज थी वो बढ़ने लगी। मतलब टर्की वो ट्रिप है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जहां पे ये कॉन्स्पिरेसी प्रैक्टिकली जो शुरू हुई, वहां मीटिंग्स हुई, इंस्ट्रक्शंस मिले और नेटवर्क को मजबूत किया गया। अब आते हैं रेडिकलाइजेशन के मेथड पे। जांच के दौरान पता लगाया गया कि ये जो डॉक्टर्स थे, इनको 2 टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू रेडिकलाइज किया गया। पहला ग्रुप था फर्जदान ए दारुल उलूम, यानी कि देवबंद के बच्चे, ये एक था, और दूसरा ग्रुप था उमर बिन खताब, जो एक पाकिस्तानी बेस्ड जैशे मोहम्मद ऑपरेटिव के द्वारा चलाया जा रहा था। ये सीक्रेट टेलीग्राम्स चैनल जहां रेडिकल कंटेंट शेयर होता था, प्रोपोगेंडा वीडियोस आती थी और धीरे धीरे इन एजुकेटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को ब्रेन वॉश किया गया। सोचिए, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले डॉक्टर्स जो साइंस और लॉजिक समझते हैं, उन्हें कैसे इतना रेडिकलाइज कर दिया गया कि वो खुद सुसाइड बॉम्बर बन के फटने को तैयार हो गए। एनआईए की इन्वेस्टिगेशंस में जो फैक्ट सामने आए हैं वो आपके हाथ पैर ठंडे कर देंगे। ये पूरी साजिश एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, मतलब डॉक्टर्स, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स और जो सोसाइटी में रिस्पेक्टेड पोजीशंस पे हैं, गिने चुने लोग, वो सीक्रेटली एक टेररिस्ट नेटवर्क का हिस्सा बन चुके थे। और इस मॉड्यूल के 3 पाकिस्तानी बेस्ड जैशे मोहम्मद हैंडलर्स कंट्रोल कर रहे थे, फैजल, हाशिम और उकासा। सोर्सेज के अकॉर्डिंग उकासा और फैजल ने डॉक्टर मुजम्मिल शकील को 42 बॉम्ब मेकिंग वीडियो शेयर किए थे इनक्रिप्टेड एप्स के थ्रू। इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान और टर्की में बैठ के बॉम्ब बनाने की वीडियो शेयर कर रहे हैं और यहाँ इंडिया में ये जो पढ़े लिखे डॉक्टर और इंजीनियर्स हैं वो इन वीडियोस को देख के बॉम्ब बना रहे हैं। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड कौन था? इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक मौलवी इरफान अहमद, जो शोपियां का रहने वाला था, उसने यंग डॉक्टर्स को रेडिकलाइज करना शुरू किया। मौलवी ने सबसे पहले डॉक्टर मुजम्मिल शकील को रिक्रूट किया, जो अल फला यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था, और फिर मुजम्मिल ने अपने जैसे लाइक माइंडेड डॉक्टर्स को रिक्रूट किया। डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर मुजफ्फर अहमद और डॉक्टर शाहीन सईद। इन लोगों को डॉक्टर बोलने में भी शर्म आती। ये लोग मेडिकल कॉलेज में थे, पेशेंट्स का इलाज कर रहे थे,
और साथ ही साथ सीक्रेटली टेररिस्ट ट्रेनिंग ले रहे थे। मौलवी इरफान ने इन्हें पाकिस्तान बेस्ड जैशे मोहम्मद के हैंडलर हंजुल्ला से कनेक्ट कराया और फिर शुरू हुई एक खतरनाक प्लानिंग। अब यहां एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहली बार कोई टेरर लिंक सामने नहीं आई है। इन्वेस्टिगेशंस में पता चला है कि जो 2008 के जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसमें इन्वॉल्व एक टेररिस्ट मिर्जा शादेब बैग, वो भी इसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था। वो इंडियन मुजाहिदीन का मेंबर था और उसने ही 2008 के ब्लास्ट के लिए बॉम्ब्स को तैयार किया, एक्सप्लोजिव्स अरेंज किए थे। तो ये यूनिवर्सिटी बार बार टेरर केसेस में क्यों आ रही है और क्यों अभी तक ये चल रही है? क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसकी खबर नहीं थी? क्या यहां सिस्टमेटिकली रेडिकलाइजेशन हो रहा है? ईडी ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को अरेस्ट किया है मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में। मतलब पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है। और इन्वेस्टिगेशन में निकला कि यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को 415 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। ये सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये कवर है कुछ और चीजों के लिए। अब आते हैं फंडिंग के लिए इंटरनेशनल नेटवर्क पे। एक बहुत ही कमाल की और खतरनाक डिस्कवरी हुई है। सुसाइड बॉम्बर जो डॉक्टर उमर उन नबी था, उसको 20 लाख रुपए इलीगल हवाला चैनल के थ्रू मिले थे। ये जो पैसे थे वो टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए यूज हुए थे। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ट्रैक किया है कि ये फंडिंग कैसे आई। ये एक डिजिटल हवाला ट्रेल के थ्रू आई, ये डिस्कवर हुआ। लेकिन यहां सबसे डेंजरस बात यह है कि जैश ए मोहम्मद अब पाकिस्तान बेस्ड डिजिटल पेमेंट ऐप जैसे सदा पे यूज कर रही है टेरर फंडिंग के लिए। ई वॉलेट प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में ऑपरेट करता है और इसके थ्रू जैश अपने ऑपरेटिव्स को क्विकली और सीक्रेटली फंड्स ट्रांसफर कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि जैश एक्टिवली एक नया फिदाइन स्क्वाड प्रिपेयर कर रहा है और डिजिटल मीन्स से डोनेशन कलेक्ट कर रहा है। उनका डिमांड है कि 6400 रुपए डोनेट करो नेक्स्ट सुसाइड अटैक के लिए। और सबसे शॉकिंग बात है, जैश ने एक वुमेन विंग बनाई है जिसका नाम है जमात उल मोमिनात। इस वुमेन विंग को जो लीड कर रही है मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर। इसने अपना शौहर खोया था ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान कनेक्शन की बात करें तो सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? खुद पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने एक्सेप्ट किया है। एक वायरल वीडियो में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी अनवरुल हक, उसका एक वीडियो देखिए कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक क्या उनकी गिनती पूरी नहीं हुई। जैसा कि आपने सुना, ये कह रहा है कि मैंने पहले ही वार्न किया था कि अगर तुम बलूचिस्तान को ब्लीड करोगे तो हम तुम्हें रेड फोर्ट से लेकर कश्मीर के जंगलों तक स्ट्राइक करेंगे। और हमने कर दिखाया, ये बोल रहा है। ये ओपन एडमिशन है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का रेड फोर्ट ब्लास्ट में उनका डायरेक्ट रोल दिखाने के लिए। वो बेशर्मी से बोलता है कि हमारे बहादुर लोगों ने ये किया है, अल्लाह का शुक्र है। तो दोस्तों अब कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है या नहीं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल समझना बहुत जरूरी है कि ये ब्लास्ट क्यों हुआ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने रिवील किया है कि ये ब्लास्ट एक्चुअली एक रिवेंज स्ट्राइक था। सवाल आता है किसका रिवेंज? तो ये ऑपरेशन सिंदूर का रिवेंज था। मई 2025 में जब पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ और हमारे इनोसेंट सिविलियंस शहीद हुए थे, तो उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और पाकिस्तान के भावलपुर में जैशे मोहम्मद के जो हेडक्वार्टर्स थे उसको टारगेट किया था। जैशे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के फैमिली कंपाउंड में, और इसके 10 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स को मार दिया गया था। मसूद अजहर ने खुद एक स्टेटमेंट में बोला है कि आज मेरी फैमिली के 10 मेंबर्स को जन्नत मिली। अब दैट्स डिबेटेबल कि जन्नत मिली है या नहीं, बट एनीवेज ऑपरेशन सिंदूर ने जैश को इतना हर्ट किया कि उन्होंने रिवेंज लेने के लिए दिल्ली ब्लास्ट का प्लान बनाया। और रिवेंज प्लानिंग में सादिया अजहर, जिसने अपना हस्बैंड खोया था, उसने लीड रोल किया। सादिया ने जमातुल मोमिनात वुमेन्स विंग को यूज करके इंडिया में वुमेन टेररिस्ट को रिक्रूट करना शुरू किया है। और दोस्तों दिल्ली ब्लास्ट मॉड्यूल में एक वुमेन डॉक्टर शाहीन सईद अरेस्ट हुई, जिसका कोड नेम था मैडम सर्जन। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग वो इस वुमेन विंग का हिस्सा थी और फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व थी। लखनऊ बेस्ड डॉक्टर शाहीना शहीद भी अरेस्ट हुई थी और उसने अपनी जेब से अपनी कमाए हुए 45 लाख रुपए लगाए थे इसमें। एक टेक्निकल डिटेल और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि डॉक्टर जसीर बिलाल वानी नाम का एक और एक्यूज्ड जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था, ये शख्स क्या कर रहा था, वो ड्रोन्स को रॉकेट टाइप वेपन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। मतलब सारी इंजीनियरिंग लगा के इन लोगों ने प्लान बना रखे थे, पूरे फ्यूचर के वेपन्स डेवलप कर रहे थे। और ये ट्रेजेडी यहीं खत्म नहीं होती। एक और दुख भरी घटना हुई जब फरीदाबाद से 1900 किलो एक्सप्लोजिव्स जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन ले जाने जा रहे थे टेस्टिंग के लिए, तो 14 नवंबर को वो एक्सप्लोजिव एक्सीडेंटली ब्लास्ट हो गए। इस एक्सीडेंटल ब्लास्ट में 9 लोग मारे गए, मोस्टली पुलिसमैन और फॉरेंसिक टीम के ऑफिशियल्स जो सैंपल्स ले रहे थे। ये केमिकल्स इतने अनस्टेबल थे कि सैंपलिंग प्रोसेस के दौरान ही ब्लास्ट हो गए। तो टेररिज्म ने डायरेक्ट कैजुअलिटीज के अलावा भी बहुत सारी लाइव्स डिस्ट्रॉय की। एनआईए ने अब तक 6 लोगों को अरेस्ट किया है इस केस में, जिनके नाम इस प्रकार हैं: मुजम्मिल शकील, आदिल अहमद, इरफान अहमद, शाहीन सईद, आमिर राशिद अली और जस बिलानी। और इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग 22 से ज्यादा प्रोफेशनल इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का कहना है कि इन अरेस्ट्स ने
एक बहुत बड़ी और बहुत सारे स्टेट्स और सिटीज में एक साथ होने वाली घटना को रोक दिया है। वरना दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद में मल्टीपल आईडी ब्लास्ट हो सकते थे। भारत के कई और स्टेट्स में भी ऐसी ही घटनाएं होने की खबरें थी। 32 गाड़ियों को आइडेंटिफाई किया गया जो व्हीकल बॉर्न आईडी अटैक्स के लिए यूज होने वाली थी। कुछ यूनिक फैक्ट्स भी बताता हूं आपको। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट जो बेंगलोर में हुआ था मार्च 2024 में, जिसमें 9 लोग जख्मी हुए थे, वो भी आईएसआईएस और पाकिस्तान के लिंक्स थे। उस केस में भी क्रिप्टो करेंसी यूज हुई थी फंडिंग के लिए, यानी कि डिजिटल करेंसी। तो दोस्तों पैटर्न ये है, टर्की सीरिया से हैंडलर्स, इंक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल्स, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल पेमेंट से फंडिंग और एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करना। ये नया फेस है टेररिज्म का। इन्वेस्टिगेशन में भी यही निकला कि हैंडलर्स ने डॉक्टर उमर को सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में वीडियोस और इंस्ट्रक्शंस भेजे थे। एक सेल्फ शॉट वीडियो भी रिकवर था डॉक्टर उमर का, वो कुछ इस प्रकार है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, and there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place, at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. Is not, we don't have situation. वो सुसाइड बॉम्बिंग को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है ऐसा बोल रहा है। मतलब उसने उसकी पूरी आइडियोलॉजी को बदल दिया है। उसने आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन दिया है कि सुसाइड को सुसाइड नहीं कहना चाहिए, कावर्डली एक्ट नहीं है, वगैरह वगैरह। ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात, टेररिज्म सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, वो हमारे शहरों में, हमारे इलाकों में घुस चुका है, हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे हॉस्पिटल्स में घुस चुका है। एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को रेडिकलाइज करके उनका यूज हो रहा है। दूसरी बात, पाकिस्तान का रोल बिल्कुल क्लियर है। उनके हैंडलर्स, उनकी फंडिंग, उनकी ट्रेनिंग, सब कुछ प्रूव हो चुका है। तीसरी बात, ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, अब ये एक ग्लोबल टेररिज्म बन चुका है। टर्की, सीरिया, अफगानिस्तान के भी कनेक्शन बाहर आ रहे हैं। चौथी बात है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है। इनक्रिप्टेड एप्स, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, यहां तक कि वीडियोस भेज के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है बॉम्ब बनाने की, वेपन्स बनाने की। और पांचवी बात, इंडिया को अपनी सिक्योरिटीज एजेंसीज के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए। इंटेलिजेंस शेयरिंग इंप्रूव करनी होगी, फास्ट करनी होगी, और हर स्टेट में विजिलेंस बढ़ानी होगी। यह दिल्ली ब्लास्ट एक वेकअप कॉल है दोस्तों। 13 साल बाद दिल्ली में कोई टेरर अटैक हुआ है। हम लापरवाह नहीं हो सकते। पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म का ये एक नया चेहरा है। व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स, इंटरनेशनल हैंडलर्स, टर्की और सीरिया तक, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, डिजिटल फंडिंग, वुमेन्स विंग के थ्रू रिक्रूटमेंट। लेकिन इंडिया की एजेंसीज ने इस बार इन्वेस्टिगेशन में जो स्पीड और एफिशिएंसी दिखाई है वो प्रशंसा के लायक है। मल्टीपल अरेस्ट्स, मैसिव एक्सप्लोजिव्स रिकवरी और पूरे नेटवर्क को एक्सपोज करना, यह दिखाता है कि हम अलर्ट हैं। क्योंकि जो स्केल का सामान रिकवर हो रहा था, एक्सप्लोजिव्स रिकवर हो रहे थे, उससे साफ जाहिर होता है कि ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट था। उनका जो असली अटैक था वो बाबरी मस्जिद की जो एनिवर्सरी है 6 दिसंबर, उस दिन करना था। बिल्कुल तरीके से विफल करने में हमारी एजेंसीज तैयार हुई हैं। मसूद अजहर के लिए सितंबर 2025 में जैश ने पेशावर में एक मेमोरियल सर्विस प्लान की थी अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स के लिए। वो अभी भी रिवेंज मोड में है। पाकिस्तान ओपनली बोल रहा है कि उन्होंने रेड फोर्ट पे अटैक किया। टर्की और सीरिया से हैंडलर्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी दिल्ली ब्लास्ट, पाकिस्तान और टर्की कनेक्शन की पूरी इनसाइड स्टोरी। एक ऐसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, एक ऐसी कहानी जिसने एजुकेटेड डॉक्टर्स को टेररिस्ट बना दिया, जिसने पाकिस्तान और टर्की दोनों ओपनली इन्वॉल्व थे, जिसमें डिजिटल नेटवर्किंग फंडिंग के लिए डिजिटल एप्स यूज हुई, जिसमें मसूद अजहर की बहन ने रिवेंज प्लानिंग में लीड रोल किया। टाइमली एक्शन ने बहुत बड़ी ट्रेजेडी को रोक लिया। हमें विजिलेंट रहना होगा, यूनाइटेड रहना होगा और इस इस्लामिक टेररिज्म के हर फॉर्म को पहचानना होगा और उसका मुकाबला करना होगा। क्योंकि दोस्तों जब तक पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी वॉर बंद नहीं करेगा तब तक इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क्स एक्टिव रहेंगे, तब तक इंडिया को हमेशा रेडी रहना होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव ऑल, फीड ऑल एंड सर्व ऑल। राधे राधे।